आइए इस ग्रामोत्थान विद्यापीठ जिन लक्ष्यों और उद्देश्यों के लिए स्थापित हुई, उसकी स्थापना से लेकर नवनिर्माण और विकास की एक अद्भुत यशोगाथा कायम करने वाले, राजस्थान की प्रशासनिक सेवा में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देकर प्रशासकीय दायित्व और उसके साथ सामाजिक सरोकारों के बीच समन्वय बिठाकर जो एक विशेष पहचान बनाई है, ऐसे हम सबके आदरणीय और ग्रामोत्थान विद्यापीठ के संरक्षक सम्माननीय श्री जस्साराम जी चौधरी साहब से विनम्र निवेदन करूंगा कि आप पधारें और स्वागत उद्बोधन। इस संस्थान के 26 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इस वार्षिकोत्सव और प्रतिभा सम्मान समारोह में पधारे हुए मुख्य अतिथि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, युवा लोगों के ही नहीं बल्कि प्रदेश के सभी उम्र के लोगों के हृदय सम्राट श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, समारोह की अध्यक्षता कर रहे हमारे अजीज विधायक मकराना श्री जाकिर हुसैन साहब, भारतीय प्रशासनिक सेवा में एक अलग ही पहचान रखने वाले केंद्र सरकार के तीन मंत्रालयों में सचिव की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने वाले और युवाओं को राज्य सेवाओं में निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ और बिना किसी विवाद के भर्तियों को सफल संचालन करने वाले राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व चेयरमैन श्री ललित के पंवार साहब, आपका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे अजीज साथी छोटे भाई श्री मुकेश जी भाकर, विधायक लाडनू, लगातार दूसरी शानदार जीत हासिल करके आम आदमी का विश्वास जीतने वाले और जन सेवा का पुनः इन्होंने जिस तरह से पिछले 5 साल में लोगों के साथ संपर्क रखा, जन सेवा की, उनको पुनः अवसर मिला है। आपका भी इस संस्थान में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। भाई चेतन जी डूडी के बारे में मैं एक बात और कहना चाहूँगा। जनप्रतिनिधि के नाते इन्होंने जो काम करवाए, बाकी काम तो आप लोग ज़्यादा जानते हैं। एक बात मैं विशेष तौर पर आप लोगों को सबको अवगत करवाना चाहूँगा कि वर्ष 1995 में अपने प्रदेश में 7 नए अतिरिक्त कलेक्टर के कार्यालय खोले गए थे। उसमें से एक अपना डीडवाना था। कैबिनेट के डिसीजन में डीडवाना अतिरिक्त कलेक्टर का कार्यालय शामिल नहीं था, बल्कि भीलवाड़ा था। उस वक्त मैं स्वर्गीय गंगाराम जी चौधरी साहब जो राजस्व मंत्री थे, उनके विशिष्ट सहायक के तौर पे काम कर रहा था। मैंने उनसे अनुरोध किया, उन्होंने कहा मिठालाल जी मेहता जो मुख्य सचिव है कैसे मानेंगे। मैं मिठालाल मेहता साहब से मिला, बजरंग जी रणवा साहब का स्वागत है, शेखावाटी में शिक्षा की अलग जगाने वाले हमारे साथी। तो मैं मिठालाल जी मेहता साहब से मिला, उन्होंने कहा भाई कैबिनेट का निर्णय हो गया, जसाराम मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने कहा आपका आशीर्वाद हो तो सब हो जाएगा। उन्होंने मेरे अनुरोध पे कैबिनेट सब कमेटी बनाई। उस वक्त डिप्टी चीफ मिनिस्टर हरिशंकर जी भाबड़ा साहब थे, उनके अध्यक्षता में कमेटी बनी। राजस्व मंत्री गंगाराम जी मेंबर थे, सुजान सिंह जी यादव साहब जो अलवर के रहने वाले थे, उस वक्त सहकारिता मंत्री थे, वो सदस्य थे।
गंगाराम जी से कोई मुझे अनुरोध करने की आवश्यकता ही नहीं थी। सुजान सिंह जी यादव साहब से मैं मिला तो उन्होंने केवल एक ही बात कही, जो गंगाराम जी कहेंगे वो मुझे स्वीकार होगा, वहाँ मैं अंगूठा लगा दूंगा। भावड़ा साहब ने कहा वो दोनों मंत्री जो कहेंगे, भाई जसाराम देखो मैं तो रतनगढ़ को प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, लेकिन मेरी जन्मभूमि है डीडवाना, तुम प्रयास कर रहे हो तो मैं उन दोनों की बात पर सहमति दूंगा। और इस तरह से भीलवाड़ा का एडीएम ऑफिस जो स्वीकृत हो रहा था वो डीडवाना में शिफ्ट हुआ था, और उसको भाई चेतन ने जिला मुख्यालय के तौर पे स्वीकृत करवा करके हम पूरे डीडवाना कुसामण के लोगों को एक सौगात दी है। उसके लिए विशेष रूप से मैं भाई चेतन का आभार प्रकट करता हूं कि मेरे सपने को भी पूरा किया और इस क्षेत्र की जनता को जो सुविधा मिलनी चाहिए थी उसको इन्होंने उपलब्ध करवाया है। ऐसे भाई चेतन की भी मैं संस्था में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे गांव के ही युवा और प्रदेश कांग्रेस में वार रूम का तो बहुत महत्व होता है। वार रूम में सक्रिय एक स्तंभ राहुल भाकर युवा शक्ति का प्रतीक है। संभवतः पहली बार इस संस्था में आए हैं, तो आपका मैं स्वागत करता हूं। हमारे जनप्रतिनिधि पीछे काफी विराजमान हैं, हनुमान जी काशनिया प्रधान जी, कालू जी गेनाना भाई साहब और सभी मोजीज जो मंच पर विराजमान है। यहाँ इस पंडाल में सभी बाहर से पधारे हुए और डीडवाना, नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, बीकानेर सभी जगह से यहाँ आपकी संस्था के एक सहयोगी के रूप में पधारे हुए महानुभावों का, बहनों का, बच्चियों का मैं सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। और मैं आपके इस स्नेह और प्रेम से अभिभूत हूँ। इस संस्था को 26 साल जैसा कि मैंने कहा पूरे हुए, झंझावत तो आते हैं। मंच पर मौजूद बहुत सारे जो हमारे अतिथिगण हैं और यहाँ विराजमान हैं, उनमें से तो शायद किसी को जानकारी होगी, मंचासीन अतिथियों को शायद जानकारी नहीं कि इस संस्था के स्थापना की पृष्ठभूमि क्या है। अप्रैल 1994 में हमारे लाडनू में निम्बी के पास एक छोटा सा गांव है खोखरी। उस खोखरी गांव के 9th में पढ़ने वाली बच्ची अपने 2 भाइयों के साथ पढ़ने के लिए निम्बी जोधा जाया करती थी। वापसी के दौरान उस बच्ची का उसके भाइयों के साथ मारपीट करके बच्ची का अपहरण किया गया। और जो वारदात दिल्ली में 2012 में निर्भया के साथ हुई थी, वही वारदात उस नाबालिग बालिका के साथ हुई। दूसरे दिन सुबह होने से पहले गांव के बाहर रास्ते में उसको अचेत अवस्था में पटक करके चले गए। इस घटना का बहुत जन आक्रोश हुआ। लाडनू कस्बा, डीडवाना कस्बा कई बार बंद हुए, जन आंदोलन हुआ और 2 महीने तक कोई बहुत ही प्रभावी कार्रवाई नहीं हो सकी। मैं कारणों में नहीं जानना चाहता क्यों नहीं हो सकी, इतिहास की बात हो गई। लेकिन 2 महीने बाद क्षेत्र के करीब 15-16 लोग जयपुर आए, मेरे से मिले। मैंने गंगाराम जी मंत्री महोदय के मार्फत तत्कालीन गृह मंत्री कैलाश जी मेघवाल साहब से उनको मिलवाया और 2 ही मांग हमने कही। पहली कि वहाँ हमारे जो
पुलिस के उप अधीक्षक हैं, कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जांच उनके पास है, उनको तुरंत हटा दिया जावे। और दूसरा, ये जांच प्रभावित नहीं हो इसलिए नागौर जिले से जिला पुलिस नागौर के क्षेत्राधिकार से बाहर सीआईडी को सौंप दिया जावे। कैलाश जी मेघवाल साहब इतने सहृदयी निकले कि तुरंत डीजी पुलिस को फोन किया और चाय के लिए आदेश दिया। और चाय हम खत्म नहीं कर पाए उससे पहले दोनों आदेश उनके ऑफिस के प्रिंटर पर आ गए। जो प्रतिनिधिमंडल गया था वो तो काफी संतुष्ट हुआ, लेकिन मैंने उनसे कहा कि इतने से संतुष्टि नहीं हो सकती। बालिका शिक्षा में अपना क्षेत्र पहले से ही बहुत पिछड़ा हुआ है। 1991 की जनगणना में महिला शिक्षा में नागौर जिला 27 जिलों में सर 23वें नंबर पर था। नागौर से कम महिला शिक्षा केवल 3 जिलों में थी, जालोर, बाड़मेर और जैसलमेर। डूंगरपुर बांसवाड़ा में भी महिला शिक्षा नागौर से बेहतर थी। तो मैंने उनसे यही कहा कि एक मेरा प्रस्ताव है और लंबी बात नहीं करूंगा। वो प्रस्ताव मैंने इस संस्थान के बारे में ही दिया, उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। 15 दिन बाद डीडवाना आए और इस संस्थान का रजिस्ट्रेशन हुआ। बहुत चुनौतियां थी। हमारे हीर सिंह जी वकील साहब विराजमान है, खंगाराम जी खिलेरी वकील साहब, दुर्जाराम जी, हरदीन जी और सभी साथी, मांगीलाल जी पंवार साहब, सभी सहयोगी रहे। सबने बड़ा अच्छा सहयोग किया। जमीन खरीदी, काम शुरू किया। और काम शुरू करने के बाद सर ये जो पत्थरों की चिनाई है, सामने आपको छात्रावास का भवन दिखाई दे रहा है। 30 जुलाई 1995 को इसकी नींव रखी गई थी स्वर्गीय नाथुराम जी मिर्धा साहब और गंगाराम जी चौधरी साहब के हाथों। और 24 मार्च 1996, 9 महीने पूरे नहीं हुए थे, इसका लोकार्पण श्री रामनिवास जी मिर्धा साहब और हरिशंकर जी बाबड़ा साहब के हाथों हुआ। इतना सहयोग क्षेत्र की जनता ने दिया। और आज ये आपके सामने है सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स कॉलेज स्थायी मान्यता प्राप्त, और अब 2 साल से इंग्लिश मीडियम का भी विद्यालय शुरू किया है। ये सभी यहाँ के लोगों के, और यहाँ नहीं, जहाँ भी मैंने रिक्वेस्ट किया, बॉम्बे, बड़ौदा, अहमदाबाद, सूरत से लेकर के और दिल्ली और न्यूयॉर्क तक, जिससे भी रिक्वेस्ट किया उन्होंने आर्थिक मदद की। और ये संस्थान आपके सामने मौजूद है। चूंकि आज अभिभावक गण काफी संख्या में मौजूद हैं, शिक्षा के बारे में अनुरोध करना चाहूंगा कि वर्तमान समय बड़ा संक्रमण काल है। रोजगार के लिए जो अभी माइनर बच्चे हैं उनके सामने बहुत बड़े चैलेंजेस होंगे। केंद्र सरकार के विभागों में और जो सार्वजनिक उपक्रम है उनमें रोजगार एकदम से बंद ही समझो। पिछले 4-5 साल से कोई भर्तियां नहीं हो रही है। और जो भर्तियां आवश्यक समझी जाती है देश की रक्षा और आंतरिक शांति व्यवस्था कायम करने के लिए, यानी डिफेंस सर्विसेज और पैरामिलिट्री फोर्सेज, उसमें भी कुछ कॉम्प्रोमाइज हो गया। शेखावाटी और मारवाड़ के क्षेत्र तो सूरवीरों और बलिदानियों के क्षेत्र हैं। इतिहास को देख लें या आजादी के बाद की जो भी लड़ाइयां हुई उसको देख लें, ये शेखावाटी और मारवाड़ क्षेत्र के ही वीर जवान सैनिक थे जिन्होंने दुश्मनों के दांत खट्टे किए। और सेना और अर्धसैनिक बल इस क्षेत्र के आम लोगों के लिए
जीविका का एक महत्वपूर्ण साधन भी रहा है। अब आप जानते हैं सूरवीरों को अग्निवीरों में परिवर्तित कर दिया है और उनको 4 साल बाद वापस आ जाना है। नॉर्मली जहां प्रोबेशन पीरियड पूरा होता है तब तक उनकी तो सेवाई समाप्त हो जाएगी और बिना किसी पेंशन के और बिना किसी तरह के उनको भूतपूर्व सैनिक का दर्जा दिए हुए। कहने का मतलब अब रोजगार के लिए यदि सेवा क्षेत्र में जाना है तो आपको दूसरे क्षेत्र ढूंढने होंगे और दूसरे क्षेत्र यद्यपि देश में और विदेश में उपलब्ध तो होंगे, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ही स्तरीय शिक्षा की आवश्यकता होगी और स्तरीय शिक्षा के लिए आपको अपनी कुछ जेब ढीली करनी होगी। अच्छे शिक्षण संस्थानों में बच्चों को दाखिला दिलवा करके शिक्षा दिलवानी होगी और उसके लिए आज के समय में काफ़ी अच्छे संस्थान भी हैं। माननीय डोटासरा साहब जब शिक्षा मंत्री थे तो भारत सरकार की एक बहुत अच्छी स्कीम थी, जैसे पहले कोई इस जमाने में नवोदय विद्यालय आए थे उसी तरह से विवेकानंद मॉडल स्कूल भी थे। राजस्थान में 134 ही स्वीकृत हो पाए और केंद्र में सत्ता परिवर्तन हो गया 2014 में और 2014 के जुलाई महीने में ही उस योजना को केंद्र सरकार ने बंद कर दिया। लेकिन हमारा सौभाग्य है कि राजस्थान की तत्कालीन प्रदेश सरकार ने उन स्कूलों को बंद नहीं किया। जैसे अपने यहाँ मंडावासनी में चल रही है, जाइल में चल रही है, नागौर में चल रही है, मुंडवा में चल रही है, मेड़ता में चल रही है, डेगना में चल रही है, कुछ जगह नहीं हो पाई। लेकिन जब डोटासरा जी शिक्षा मंत्री बने तो इन्होंने उसी तर्ज पर अंग्रेजी माध्यम के महात्मा गांधी विद्यालय प्रारंभ किया और वो सैकड़ों ही नहीं हजारों की संख्या में हो गए, हजारों की संख्या में। अब तो मेरे हिसाब से हर एक उस गांव में जहां 5000 की आबादी है सभी जगह महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय हो गए। लेकिन इन पर भी आंच आने की संभावना है। वर्तमान सरकार ने ऐसे समय समय पर विचार व्यक्त किए हैं कि इन महात्मा गांधी विद्यालयों को बंद किया जा सकता है। तो आपको इसके बारे में भी थोड़ा सोच करके चलना होगा। बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाने के लिए कुछ जो सामाजिक कुरीतियां हैं, मृत्यु बोझ, ओसर मोसर, छुचक बुचक, इन कुरीतियों को बंद किया जा सकता है। उससे जो बचत होगी वो बच्चों की शिक्षा में खर्च करें और वो खर्च नहीं, वो निवेश होता है, इन्वेस्टमेंट है। आजकल छोटे छोटे बच्चे और बुजुर्ग बिना उम्र के भेदभाव के सभी गुटखा चुटका खाने में व्यस्त रहते हैं। इन गुटखा चुटकाओं से कैंसर जैसी भयंकर बीमारियां होती है और जेब कटती है वो अलग। तो इन चीजों से भी कुछ बचत करके शिक्षा में निवेश करें, अच्छा होगा। अन्यथा आगे बच्चों को रोजगार प्राप्त करने में समस्याएं आ सकती है। कुछ लोग हैं जो जिनको मैं व्यक्ति से मिलने पर इस तरह की बात कहता हूं तो वो बड़े विश्वास के साथ कहते हैं कि भाई मां के कहीं फर्क पड़े है, मैं तो किसान हाँ या मजदूर हाँ, मैं तो हाड़ तोड़ मेहनत करा, मां का कमावा न खावा, नौकरी न लागे तो न लागे। लेकिन अकणी तो सोरी है, पण मजदूर ने किसान ने भरपेट भोजन की व्यवस्था आगे भी हो जाए कोई जरूरी को नहीं है। आपके जानकारी में वे लो कि आपने एक श्रमिक कानून हुए लेबर लॉ, 8 घंटा दिन में 24 घंटा में 8 घंटा ज्यादा से ज्यादा काम लेने को कानून हो। सितंबर 2020 जके टाइम कोरोना चाल रही हो और फैक्ट्रियां का मजदूर, मिलों का मजदूर,
बाजार में मजदूर होता, औद्योगिक मजदूर होता, जका आपके घर जिया तिया पुग्या, पाछा भाई फैक्ट्रिया में पुग्या कोनी। ज्यों पहली केंद्र सरकार भी श्रमिक कानून में संशोधन करके और 8 घंटा के बजाय 12 घंटा टाइम तय कर दियो और बी के एवज में बाको मेहनता नु बढ़ाने की कोई बात को नहीं। 12 घंटा मजदूरों काम लेस के बिना कोई एक देलो एक्स्ट्रा पेमेंट करे बिना। और लेबर लॉ में संशोधन 2020 सितंबर में हो चुकियो। तो मजदूरी भी जो को आप ओवर टाइम की के 5 पैसा ज्यादा कमा लिया और काम चला लिया, टाबरा के शिक्षा को खर्चों भी भुगत लिया, अब शोरों को नहीं रही है। दूसरा किसान के भाई मैं तो खोड़ में मेहनत करा, प्रकृति माता बारिश करे और धरती माता को निकाल करके सिंचाई करके खेती में काम कर ले। बात तो ठीक है, खेती आप पहले भी करता, 1947 पहले भी करता, अपना बुजुर्ग करता और हाड़ तोड़ मेहनत अब बार करा भी हूँ दुगुनी करता। पण बी के मान फल कतोग मिलतो, जो तो पैदावार हो तो कतोग हिस्सो आपने घर आतो। आ तो जब 1952 में जागीरियां खत्म हुई और 1955 में अपन ने खातेदार जमीना का मालिक बना दिया, जहां से जतो अपन धान उपजाता वो आपने खुद के घर में लाने की अपन ने आजादी मिली, खेता का मालिक बना दिया, जमीन का मालिक बना दिया। लेकिन ये बनाया कौन है? सरकार बनाया, कानून बना करके बनाया। तो भाई सरकार की जी मनसा हुए ने भी मनसा के मुताबिक कानून बन सके। और आपा यदि आ सोचा कि अपन तो पीढ़ियां के लिए सदियां के लिए मालिक बना दिया, तो आ गलतफहमी मत राख जियो। जी कानून बना रहे खातेदारी अधिकारों मालिकपणु अपन ने दियो भी हिसाबों मालिकों पाचा खेती और मजदूर भी बनाया जा सके। और हमारी कोई खयाम ख्याली को नहीं है, कल्पना को नहीं है, आंखें देखेड़ी बात है। मैं मिस्र में 3 महीना के लिए ट्रेनिंग में गयो 2004 में। मिस्र भी अपनी जिया 1950-51 में आजाद हुई, अनवर सादात नहीं कर्नल नासिर साहब राष्ट्रपति बने थे। तो उन्होंने भी हिंदुस्तान में सबसे पहले, नेहरू जी के बहुत अच्छे दोस्त थे, सबसे पहले भारत आए, यहाँ उन्होंने जानकारी ली। और वहां पर भी जो वहां के जागीरदार थे जिनको पाशा बोलते हैं, पाशा, और काश्तकारों को बोलते हैं फेलाहीन, तो उन फेलाहीनों को मालिक बना दिया था और पासाओं को उनकी जागीरें रिज्यूम करके उनको मुआवजा दे करके कि भाई आप अपना धंधा करो। लेकिन 1980 में होस्नी मुबारक आए और 1995 में उन्होंने एक कानून बनाया। क्या कानून बनाया? कि कृषि का नवीनीकरण करना है, आधुनिकीकरण करना है, इसलिए दूसरी क्रांति की आवश्यकता है। और वो दूसरी क्रांति कहीं हुई कि पाशा ने पासा मालिक बना दिया और वे फैलाहीन जका काश्तकारा जका ने खेती और मजदूर बना दिया। कानून जो को कानून 1954 में बटे बनो, वो 1995 में 41 साल बाद में बदल गयो। तो 58 में 52 में बनो, वो भी कोई सदा के लिए परमानेंट नहीं है। तो जका खेती किसानी करे, भाई यदि आ सोचे कि मैं तो सदा के लिए पीढ़ियां के लिए मालिक बन गया, अठे भी खेती किसानी कुशल हाथों में देने की बातें चल रही है। जो 3 कृषि कानून आए, जिसको काले कानून बता करके और आंदोलन किया, 13-14 महीने तक आंदोलन किया, उसको आप लोगों ने देखा होगा। एक बार सफलता मिल गई, जरूरी नहीं है कि ये सफलता मिले। तो सोच समझ चाल जो भाइया, आगे आने वाला समय बहुत मुश्किल हो सके है, इस चीज को ध्यान रखियो। एक बार पुनः सभी आगंतुक अतिथियों का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं।
और उम्मीद करता हूं कि जो कुछ मैंने अनुरोध किया है उस पे विचार अवश्य कर लें। अंगीकार करें या न करें वो आपकी इच्छा पर निर्भर है। विचार अवश्य कर लें कि क्या ऐसा हो सकता है, और हो सकता है तो हमारी स्थिति क्या होगी। जय हिंद, राम राम साहब, भारत माता की जय।